सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है और मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं हूं आसिफ रशीद। सामईन नाज़रीन, आज की नशरियात काफ़ी दिलचस्प भी है, काफ़ी अहम भी है। कुछ मालूमात आपको बताएंगे, कुछ सियासी पैमाने पर जो कुछ चल रहा है, क्योंकि 5 अगस्त एक साल मुकम्मल होने जा रहा है जब मरकजी हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया था जी 370 और 35A को ख़त्म करने के हवाले से। उस पर क्या कुछ रद्दअमल आ रहा है, लगातार हम बड़ी खबरों के तौर पर आपके सामने उसको रख रहे हैं और पूरे दिन उस पर गुफ्तगू भी बाद में होती है। और उसके साथ साथ हम इंडो चाइना बॉर्डर पर जो चाइना का स्टेटमेंट आया है, कितना वैलिड स्टेटमेंट है, उस पर भी बात करेंगे। आज मुल्की सतह पर एक बड़ी खबर जो है वो रफ़ाइल के इंडिया आमद है और क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से इसको देखा जाएगा और रफ़ाइल की गूंज से क्या बड़े सगीर के अंदर अमन कायम हो सकता है, एक बड़ा सवाल है। इस पर भी तज्ज़िया निगार और दिफाई तज्ज़िया निगार हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बड़ी खबर के तौर पर जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक है, इस पर एक डिटेल एनालिसिस होगा। बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, श्रीनगर ब्यूरो से हमारे साथी ज्वाइन करेंगे। आपको बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर किस तरीके की गहमा गहमी जो है वो चल रही है और क्या कुछ आने वाले दिनों में हो रहा है। मरकजी कानूनों का इतलाक रियासत के अंदर हो चुका है, उस इतलाक का क्या माने हैं और क्या उसके असरात हो रहे हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और डोमिसाइल जो एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, उस पर भी आज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जिस ऑनलाइन पोर्टल की बातें कही थी वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे 90 मिनट के इस प्रोग्राम में और कोशिश करूंगा कि 9:40 पर आपकी फ़ोन कॉल्स भी लें। आप अपने इलाके के मसाइल हमारे साथ शेयर करेंगे, न सिर्फ हमारे साथ शेयर करेंगे, दरअसल ये शेयर आप करेंगे हुकूमती ऐवानों के साथ और हुकूमत के अरबाब इख्तिदार लोगों के साथ, क्योंकि वो भी इस ट्रांसमिशन को बगौर देखते हैं और बहुत बार तुरंत रिस्पॉन्ड भी उनकी तरफ से जनाब आता है। तो वो सिलसिला भी चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना ना भूलिएगा। आप सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल करेंगे तो फेसबुक पर इस नशरियात को आप बराह रास्त इस वक्त देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ यूट्यूब पर ज़रूर आइएगा। www.gulistannews.in हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर ज़रूर आइएगा। और अगर आप गाने के शौकीन हैं तो वहाँ पर एक और कॉलम भी खोल दिया है कि जो अब टैलेंट हंट शुरू होने जा रहा है, उस पर आप अपना नॉमिनेशन भी भर दीजिएगा। वो भी शुरुआत जो हो गई है, तो ये सिर्फ वेबसाइट के ज़रिए से वहाँ पर आप कर सकते हैं। और दीगर ज़राया भी है जहाँ से आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, तो हर ज़राया का इस्तेमाल करके आप हमारे साथ बने रहेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और प्रोग्रामों में जो कुछ खामियां आपको नजर आएंगी उस हवाले से भी हमें रोशनास करते रहेंगे। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आज बात सबसे पहले भारत और चाइना के रिश्तों के हवाले से करेंगे, जिनमें गर्माहट आई है जनाब। ये दावा पेश किया है चाइना के वजारत खारजा की तरफ से। चाइना के वजारत खारजा की तरफ से जो बात बीजिंग के अंदर सामने रखी गई है, उसमें कहा गया कि दोनों मुल्कों के बीच जो सफारती मामलात चल रहे हैं, जिस तरीके से सफारती सतह पर बातचीत चल रही है और साथ साथ मिलिट्री लेवल पर जो बातचीत चल रही है, अस्करी लेवल पर जो बातचीत चल रही है, उन दोनों बातचीतों के नताइज जो है वो बेहतर निकलना शुरू हो गए हैं और सरहदों पर तनाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है। दावा पेश कर दिया है बीजिंग में वजारत खारजा के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से ये बयान जारी हुआ है। वैंग येनबिन उनकी तरफ से ये बयान जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि देखिए जो मुज़ाकराती अमल है वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रहा है और उसी मुज़ाकराती अमल का नतीजा ये है कि अब डिप्लोमेटिक चैनल्स और मिलिट्री लेवल की जो बातचीत हो रही है, उससे जहां जहां पर भी फौजियों के बीच तनाव था, तसादुम था, वो आहिस्ता आहिस्ता करके जनाब ख़त्म हो रहा है और फौजें वापस अपनी बैरिकेड्स की ओर जा रही है। दावा पेश किया है जनाब चाइना ने, उनका मानना है डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स जो है वो लगातार चल रहा है। साथ साथ जो दावा वजारत खारजा के तर्जुमान बीजिंग में किया गया है, उसमें यह भी कहा गया कि 5वें राउंड की मुज़ाकरात, यानी 5वें राउंड के अंदर भी मुज़ाकरात जो है वो होंगे और 5th राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो बिटवीन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होगी, यानी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की बातचीत जो है वो दोबारा होगी। दावा पेश
पेश कर दिया है इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। इस पर इमीडिएट रिएक्शन ना तो इंडियन आर्मी की तरफ से किया गया है, क्योंकि रीचेक और काउंटर चेक की जो बातें हो रही थी उसको देखते हुए शायद कोई बयान नहीं आया है, और ना ही कोई वजारत खारजा की तरफ से हफ्तावार ब्रीफिंग के अंदर इस बात का दावा पेश किया गया कि फौजें वापस चली गई हैं। क्योंकि हमारी जो इतलात अभी भी है वो पैंगोंगसो TSO की है, दिप्सांग की है, DBO रोड के आसपास जिस तरीके की डिप्लॉयमेंट है वहां पर जो तनाव है वो बरकरार है। ये कल रात देर गए तक की बात है, लेकिन चाइना की तरफ से जो है वो दावा पेश कर दिया गया है। इसके साथ साथ जब हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं तो ये कुलहुम सूरत हाल है कि 5वें राउंड की बातचीत होगी, और माना जा रहा है कि रवा हफ्ते के दौरान किसी भी दिन ये बातचीत जो होगी। अब सवाल यहां पर जो पैदा होता है वो ये होता है कि अगर डिसएंगेजमेंट हो रही है, फौजें बैरक्स की ओर वापस जा रही है, तो फिर दोबारा मुज़ाकरात मिलिट्री लेवल पर क्यों होनी है। तो यहां पर खुद ही तजाद जो है वो वजारत खारजा चाइना बीजिंग इनमें जो दिया है उसकी वजह से ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं और भी कुछ चीजें हैं जो शायद चाइना अपने लोगों को नहीं बता रहा है और सिर्फ सिलेक्टेड खबरों को चला रहा है। तो यहां पर इस खबर को हम छोड़ते हैं और आगे जब हम बताएंगे आपको जो पेशरफ्त इसमें होगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जब हम दूसरी खबर पर आते हैं जो आज आसिफ मुल्की लेवल पर काफी अहम है और सभी कौमी चैनल्स इसको फॉलो भी कर रहे हैं, वो है जनाब रफाइल की भारत आमद। और रफाइल जेट की भारत आमद जो है ये माना जा रहा है कि एक बड़ा संग मील है जी भारतीय एयरफोर्स के अंदर, और भारत के एयरफोर्स के अंदर ये आना इससे ताकत दोगुनी हो गई है। और माना जा रहा है कि जिसने हवा में अपनी सरहदों को कंट्रोल किया उसने जमीन पर भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल पाया है। ये लाइन जो है ये डिप्लोमेटिक लाइन नहीं है बल्कि ये जंगी लाइन है, लेकिन इसे आजकल अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर तो इससे आप इंप्लीमेंट होता हुआ हर तरफ से जनाब देखेंगे। 5 रफाइल जेट जो है वो आज भारत आ रहे हैं, और फ्रांस जहां पर जहां पर ये बनाए गए हैं डसॉल्ट के अंदर, वहां से उनकी उड़ान हो चुकी है, और वो अबू दुबई जो अल दफरा एयरबेस है वहां पर उनका हॉल्ट था, और सुबह वो वहां से चलेंगे। तकरीबन माना जा रहा है कि बाद दोपहर जो है वो उनकी भारत आमद होगी और सीधे अंबाला एयरबेस पर वो जनाब उतरेंगे 5 रफाइल। और अंबाला एयरबेस के अंदर हाई अलर्ट पर हर एक सिस्टम को रख दिया गया है, नो फ्लाई जोन बना दिया गया। कोई जहाज, कोई एयरक्राफ्ट, कोई भी ड्रोन जो है वो वहां पर नहीं चलेगा, और वहां पर तकरीबन हजारों करोड़ रुपया सर्फ किया गया है कि वहां पर हम ये सारी चीजें जो है वो रख सकते हैं। बिल्कुल, इसमें एक चीज और भी बताते चले, प्रोग्राम के आखिर में हम जरूर एक रिपोर्ट भी बताएंगे कि राफेल और वादी कश्मीर का क्या जिक्र है, क्यों वादी कश्मीर को राफेल के इस पूरे मामले के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन राफेल जो है आज अंबाला के जो एयरफोर्स का स्टेशन है वहां पर पहुंच जाएगा। दोपहर 2 बजे के करीब माना जा रहा है कि 5 राफेल पहुंचेंगे। खुसूसी जंगी तैयारे और इन सब के बीच में तैयारियां जो अंबाला के अंदर की गई हैं, वहां पर आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खासतौर से एयरबेस का जो आसपास का इलाका है वहां पर तस्वीर लेने पर अब से थोड़ी देर पहले जो अपडेट मिल पा रहा है कि पाबंदी आयद कर दी गई है और दफा 144 नाफिज कर दी गई है, ताकि जो क्राउड इस इलाके के अंदर जो नेशनल हाईवे के साथ सटे हुए एरियाज हैं वो एयरबेस के आसपास इकट्ठा ना हो। और साथ ही साथ एयरफोर्स की तरफ से तमाम लोगों को जो इस राफेल के खासतौर से ये मनाजिर वहां पर देखने आएंगे उनको दूर रहने को, एयरबेस से दूर रहने, जिन इलाकों के अंदर दफा 144 का नफाज अमल में लाया गया है सुबह सुबह, वहां से दूर रहने और किसी तरह की तस्वीर या वीडियोग्राफी करने पर पाबंदी आयद कर दी है। दरअसल ये वीडियोग्राफी की जो पाबंदी है इस एयरबेस के आसपास काफी रेजिडेंशियल एरियाज है, और अगर वो छतों पर आके वीडियोग्राफ बनाएंगे तो वो बना सकते हैं। यही वजह है ड्रोन के चलने पर पाबंदी है, और साथ साथ वीडियोग्राफी चाहे सिविलियन की तरफ से हो या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। हमारे साथ इस वक्त विंग कमांडर, फॉर्मर विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी ज्वाइन कर चुके हैं। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रफाइल की आमद आज है और माना जा रहा है कि एक टाइटॉनिक चेंज है ये जनाब साउथ एशिया के अंदर ये रफाइल का आना। क्या वाकई तौर पर आप एयरफोर्स के अंदर रही है और काफी सालों से इसकी उम्मीद थी कि नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे पास होने चाहिए, रफाइल के आने के बाद क्या वाकई तौर पर सिचुएशन चेंज हो रही है क्या? चलिए हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हमारे साथ विंग कमांडर भी ज्वाइन करें और भी डिफेंस एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करेंगे। और इस बीच जो आज फाइटर जेट्स हैं वो 5 फाइटर जेट्स जो कि 10 घंटे का तवील सफर तय करने के बाद फ्रांस के शहर से यूएई एयरबेस पहुंचे थे, दुबई पहुंचे थे, अबू धाबी पहुंचे थे, और उसके बाद
मजीद यहां से वक्त लगेगा और दोपहर माना जा रहा है कि आज भारत 5 तैयारे पहुंच जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अनुमा आचार्य जी हैं जो कि फॉर्मर विंग कमांडर हैं। बहुत शुक्रिया अनुमा जी ज्वाइन करने के लिए। आज का दिन किस तरीके से इसे देखती हैं और एयरफोर्स की शक्ति बढ़ाने की जो बार बार बात हो रही थी, वाकई में उसमें कोई इजाफा होगा? आप मुझे सुन पा रही हैं अनुमा जी? मैं सुन पा रही हूँ जी। मेरा सवाल यह है कि जो एयरफोर्स के अंदर जिस शक्ति में बढ़ोतरी, जिसमें इजाफे की बात हुई है इन राफेल तैयारों के आने से, आज मजीद इसमें देखा जाएगा कि बेहतरी होगी, परफॉर्मेंस भी रहेगी, उसके साथ साथ शक्ति और ज्यादा बढ़ेगी एयरफोर्स की, तो वाकई में वायुसेना में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। मैं समझती हूँ कि एक तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि खुशी का समय तो है, क्योंकि हमारी एयरफोर्स में राफेल जैसे एडवांस्ड जहाज आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि हम अभी एयरक्राफ्ट सिर्फ 5 आ रहे हैं आज, और उसके पहले हमने इतना शोर शराबा मचाया है कि हमने अपने नेबर्स को बेवजह अलर्ट किया है जी। मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। मुझे लगता है कि पहले जिस तरह से हमारी इन्वेंट्री में एयरक्राफ्ट आते रहे हैं, हम अपने आप को सशक्त बनाते रहे हैं और इतना ज्यादा हो हल्ला हमने कभी नहीं किया। मुझे लगता है कि सामरिक रूप से हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में बातचीत अभी नहीं करनी चाहिए, जब तक कि हम अपनी दोनों पूरी स्क्वाड्रन नहीं बना लेते। राइट सर, मैम ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये इसलिए इतना ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट बन रहा है क्योंकि चाइना के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें माना जा रहा था कि नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट का होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पर जाना और इस तरीके के राफेल का आना, इसलिए इस पर ज्यादा बात हो रही है। तो यही वजह है कि उस एंगल से जब हम देखेंगे तो कितनी मजबूत वायुसेना हुई है। 5 एयरक्राफ्ट आने से तो बिल्कुल ऐसी कोई मजबूती की बात अभी हम कर नहीं सकते। 5 एयरक्राफ्ट आए हैं, और दूसरी चीज ये है कि अभी पूरी स्क्वाड्रन बनना है, 2022 तक बनेगी। तो हम अगर 2 एयरक्राफ्ट, 3 एयरक्राफ्ट, 4 एयरक्राफ्ट आने से अगर हम इस तरह से बोस्ट करेंगे कि हम अचानक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, तो हम एक गलत मैसेज देंगे अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसियों को। क्योंकि देखिए एयरक्राफ्ट तो बहुत एडवांस है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत शुरुआत में 2002 में जब इसकी पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी, 2007 में टेंडरिंग हुई थी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके बारे में मालूम होता रहा था। 2012 में डील फाइनलाइज हो गई थी। एट द सेम टाइम HAL के साथ कुछ इश्यूज आए, 2014 में फाइल बंद हुई, दोबारा से ये फिर से इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट जो है 2017-18 में हुआ। तो खुशी तो बहुत है, लेकिन ये समझिए कि अभी ये पहले 1-2 चीजें आई हैं, तो अभी तो बच्चे को बड़ा होना है। उसके पहले ही हम बहुत ज्यादा अगर उसके कैपेबिलिटीज के बारे में बताएंगे तो परफॉर्मेंस तो करने दें अभी हम। राइट मैम, थैंक यू मैम कॉल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। विंग कमांडर अनुमा आचार्य बता रही थी कि देखिए आई है हमारे पास, राफेल तो पहुंचे हैं, आने दीजिए, और चीजें होंगी और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से चेंज होता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। हमारे साथ एसएस पठानिया साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब ज्वाइन करने के लिए। क्या वाकई तौर पर आज एयरफोर्स एक हिस्टोरिकल डे बना रहा है? देखिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि फाइनली वी हैव गॉट दोज राफेल हु विल बी वर्किंग। ये बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है, और जब हम एयर वॉरफेयर की बात करते हैं, ये दुनिया का बेस्ट फाइटर प्लेन है। तो ऑल द रीजन वी हैव कि हम एयरफोर्स की जो शक्ति बढ़ी है, और बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है चाइना को और पाकिस्तान को। तो इसके लिए ये खुश है, हम सारे खुश है, और एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो पठान जी साहब जरा ये भी बताइएगा, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, वांग यिंगबिन की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है कि डीएस्केलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और जिस तरीके से हम दोनों देश इसको कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अगरचे विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी कोई भी टिप्पणी इस पर नहीं की है, लेकिन डिफेंस की आंख से इस स्टेटमेंट को कितना इंपॉर्टेंस के साथ लिया जाएगा, और क्या ग्राउंड रियलिटी भी वैसी है जो वो बता रहे हैं? ये चाइनीज के ऊपर सबसे पहले तो हम ये मान के चलें कि वी कैन नॉट ट्रस्ट देम, बिकॉज ये कुछ लोग और बोलेंगे, करेंगे कुछ और जी। विश्वासघात जो है उनकी नेचर में छुपा हुआ, और ये उनका एक ट्रेट है। यू कैन से कि विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपना उनकी आदत है। तो उनकी किसी भी स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी जहां तक ग्राउंड का सवाल है, देखिए ग्राउंड के अंदर उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले अपने जो टैंक थे वो डेप्सोंग एरिया में
तक भेज दिए हैं। उसके बाद फिंगर एरिया में उनका कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी कोर कमांडर लेवल की एक और नेगोशिएशन होगी, एक और वार्तालाप होगा, ये डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे डिस्प्लेट किया जाए। लेकिन ये चाइना, आप इसको दूसरा तरीके से देखेंगे, इसने अभी अपने जो हिमाचल में 260 किलोमीटर की बाउंड्री है उसके ऊपर भी इन्होंने एक्टिवेशन करना शुरू कर दिया है, और अरुणाचल प्रदेश में पहले भी एक्टिवेशन है। तो ये लोग क्या करेंगे कि पूरी फ्रंट को, हमारी जो 3500 किलोमीटर के करीब का जो बॉर्डर है, पूरे बॉर्डर को एक्टिवेट करेंगे। उसके साथ ही इनका ये भी प्रयास रहेगा। अभी देखिए J&K में ये लोग पहले LOC के ऊपर फायर करते थे, कुछ दिन पहले उन्होंने हीरानगर में भी फायरिंग शुरू कर दी IB के ऊपर। तो ये इनकी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव चल रही है कि पूरी फ्रंट के ऊपर हमें ऑक्यूपाई रखे, एंड दैट जो इनकी जो युद्ध नीति है कि कीप द एनिमी गेसिंग कि कहाँ पे फाइनली ये अटैक करेंगे। अगर ये करते हैं जी। जो मेरे हिसाब से वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय अगर आप देखें पूरा वर्ल्ड इनके अगेंस्ट जा चुका है। USA का अगर आप ऑफेंसिव एटीट्यूड देखें, उसके जो एयरक्राफ्ट है वो तकरीबन चाइना को टच कर रहे हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ ए थ्रेट विच चाइना हैज बीन सब्जेक्टेड टू। साउथ चाइना सी में जो हम मैरीटाइम वॉरफेयर की बात करते हैं, उसके अंदर भी इनके तकरीबन हाथ खड़े हो रहे हैं, और ये रियलाइज कर रहे हैं। अभी कितना फेस सेविंग कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, और उसके अंदर जो इनकी जो इंटरनल सिचुएशन है वो शी जिनपिंग को भी काफी परेशान कर रही है। राइट सर, थैंक यू सर SS पठानिया साहब ये कहने के लिए कि देखिए अभी आंखें बंद करके इस चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वेरीफाई रिवेरीफाई, और हमने हर तरह से इंश्योर होना है कि बॉर्डर सेफ हैं और वो 100% वापस चले गए हैं उस टेरिटरी से जहां पर हम बता रहे हैं कि ये हमारी लाइन ऑफ परसेप्शन है, LOC है, और वहां तक वो चले जाओ। जो आज से 3 महीने पहले की सिचुएशन है, जब वो रेस्टोर होगी तभी जाकर आगे जो है बढ़ा जा सकता है। लेकिन छोटा सा अपडेट और भी देते चले इससे पहले आगे बढ़े कि जो अभी अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो भी यहीं इसी एयरबेस के अंदर तैनात है, और उसके साथ साथ जो एयरफोर्स के MiG-21 तैयारे हैं, बाइसन है, जैगवार फाइटर जेट्स हैं, वो भी स्क्वाड्रन यहां तैनात है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो खड़गा स्ट्राइक कोर 2 का जो हेडक्वार्टर है वो भी इस एयरबेस के नजदीक है। तो अभी जो आप रिहायशी इलाके का जिक्र कर रहे थे, अब ये भी फौज की तरफ से स्ट्रिक्टली वहां पर पाबंदियां आयद की गई हैं कि छतों के ऊपर चढ़कर कोई भी किसी को भी इजाजत नहीं होगी वीडियोग्राफी या फोटो क्लिक करने की। और उसके साथ साथ आज जब ये 5 तैयारे यहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर यह माना जा रहा है कि खुद एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया वो इसको रिसीव करेंगे, और साथ ही साथ एक क्लोज डोर सेरेमनी होने जा रही है जहां पर मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं होगी। और इस बीच एक छोटा सा सवाल मेरा भी आपसे इशफाक की, एयरफोर्स की ताकत अपनी जगह, जरूर ये तमाम चीजें डिफेंस डील से जुड़ी हुई हैं, लेकिन खित्ते में इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? क्योंकि माना जाता है जहां पर ये सब तैयारियां बहुत लेट होनी थी, 2022-23 तक पूरी डील मुकम्मल होनी थी, इतनी जल्दी और सरगर्मियां साउथ चाइना सी से लेकर भारत तक और स्कर्दू एयरबेस तक देखी गई, इसके पूरे रीजन पर, साउथ एशिया पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? देखिए असरात जो है वो आपके सामने है, चाहे चाइना से हो, पाकिस्तान से हो या भारत से हो। मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि ये 3 न्यूक्लियर ताकतें हैं, और तीनों न्यूक्लियर ताकतें अगर आपस में भिड़ती हैं तो साउथ एशिया छोड़ दीजिए, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। यही वजह है कि जो पीस लविंग है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए ये डीएस्केलेट सिचुएशन होनी चाहिए। अब ये डीएस्केलेशन होगी चाइना की तरफ से, इनिशिएट उन्हें लेना पड़ेगा कि डीएस्केलेट हो। अब जहां तक राफेल का आना है, मिसाइलों का आना है, वो सिर्फ एक स्ट्रेटजिकल वॉरफेयर है और एक स्ट्रेटजी के तहत ये सारी चीजें लाई जा रही है। क्योंकि जब सिचुएशन आपके सामने ऐसी हो कि एक न्यूक्लियर पावर आपके सामने आंख दिखा रहा हो, लाल आंख दिखा रहा हो, और उसने अपनी तैयारियां मशकें की हो, तैयारियां की हो, तो आप यहां से खामोश नहीं बैठ सकते हैं। तो ये सिचुएशन जब आपके सामने होती है और फिर अलायंस बनना शुरू होते हैं, तो उसमें यह हथियारों की दौड़ जो है वो काफी दूर तक चली जाती है, जो हमारे सामने इस वक्त दिख रहा है। लेकिन जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो एक अच्छी खबर भी है जो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेगी जनाब जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि जब ये 5 राफेल जेट्स आए तो इनमें एक कश्मीर का नौजवान भी है, इंडियन एयरफोर्स का पायलट, जिसने काफी देर से इंडियन एयरफोर्स के अंदर अपनी सर्विसेज दी है और काफी अच्छे नामों से उन्हें याद किया जाता है। एयर कॉमरेड
हिलाल अहमद रातिर, जिसका ताल्लुक साउथ कश्मीर से है और तकरीबन 3000 घंटों की फ्लाइंग उसने की है। MiG-21 चलाया है, मिराज 2000 चलाया है, किरण एयरक्राफ्ट चलाया है, वायुसेना मेडल अवार्ड उन्हें मिला है। साथ साथ विशेष सेना मेडल से भी उन्हें 2016 में नवाजा गया था। और अगर आप इमीडिएटली देखेंगे तो इनके घर की जो तो जनाब साउथ कश्मीर से इनका ताल्लुक है। कोशिश कर रहे थे कि हम एक पैकेज भी मूव करें, चलिए लास्ट में उसको हम जरूर दिखाएंगे कि एयर कॉमरेड हिलाल अहमद, जिनके फादर खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर HDSP रैंक के हैं, उनके ऑलमोस्ट फैमिली तो सारी बाहर है, लेकिन हमारे लोगों ने वहां जाकर एक बातचीत की थी लोगों के साथ, वो काफी खुश दिख रहे थे। कल भी हमने अपनी खबरों में दिखाया, लास्ट पर चल के आपको एक रिपोर्ट भी जरा दिखाएंगे। लेकिन बढ़ते हैं जरा आगे, बात करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। 2 दिन हमने आपको बताया था कि उमर और उमर का दूसरा बयान, उस पर फिर उमर के ट्वीट भी सामने आए हैं जी, सहाफियों को उसने नसीहत भी दी है, वो सब चीजें आपके सामने ऑलरेडी होगी। लेकिन अब आज जो बात होगी बड़ी खबर के तौर पर, वो इल्तिजा मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी है, उनकी तरफ से बयान आया है जी। बिल्कुल, उनने एक अंग्रेजी रोजनामे के साथ इंटरव्यू दिया है और कई अहम बातें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं। महबूबा मुफ्ती, जो कि बेटी महबूबा मुफ्ती की इल्तिजा मुफ्ती हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है और अहम पॉइंट्स उनमें से मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी वालिदा बोलने के लिए आजाद नहीं है। इल्तिजा मुफ्ती ने इस वक्त मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर भी सवाल उठाए और आजादाना राय रखने का हक हमसे छीना गया है। दरअसल यहां पर वो खुद की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर अवाम की भी बात करती जरूर नजर आई है और मुफ्ती मोहम्मद सईद की हुकूमत का भी जिक्र किया, बार बार सवाल पूछने पर कि उनके टेनियर से अब तक क्या कुछ सूरत हाल रही वादी कश्मीर बिलखुसूस, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनके होते हुए अमन और खुशहाली का दौर रहा। 2002 से 5 तक का भी उन्होंने जिक्र किया जब मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद इक्तदार में थे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत क्यों बनाई गई, इस सवाल पर उन्होंने कई जवाब दिए और एक के बाद एक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को और मौजूदा सरकार को हदफ तनकीद बनाते हुए यह भी कहा कि इस वक्त जो मरकज की सरकार है उसके पास एक बड़ा मैंडेट था, अवाम ने जीताकर काफी भारी मत से इस वक्त इक्तदार में लाया था मौजूदा सरकार को, और यही वजह थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस पार्टी का देखा गया था, जिसकी वजह से अवाम की फलाह बहबूद के लिए, तामीर और तरक्की के लिए, एक नए रास्ते पर चलने के लिए पार्टी ने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलिशन किया, सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें उन्होंने इल्जामात भी लगाए, सवाल भी उठाए और खासतौर से उन्होंने यहां पर इस बात का भी जिक्र किया कि मौजूदा दौर में जब दफा 370 की मनसूखी हुई उससे कुछ दिन पहले से लेकर अब तक जो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बयान कि उनकी वालिदा जरूर बोलना चाह रही थी लेकिन वो बोलने के लिए इस वक्त आजाद नहीं है और आजादाना राय रखने का हक अवाम से छीन लिया गया है इल्तिजा मुफ्ती के बयान के मुताबिक। साथ ही साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद के वक्त में अमन और खुशहाली थी जम्मू कश्मीर के अंदर। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उनके इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया कि इस वक्त मौजूदा सरकार से जब सवाल किया जाता है तो उनकी तरफ से हमें अलहदगी पसंदों के साथ या हुर्रियत के साथ जोड़ने की कोशिश की गई और बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने का मकसद यह था कि जम्मू कश्मीर की अवाम की फलाह बहबूदी के लिए कदम उठाया गया था, तामीर और तरक्की के लिए कदम उठाया गया था और सरकार के पास, मरकजी सरकार के पास एक बड़ा मैंडेट था जम्मू से भी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी नुमाया कामयाबी के साथ सामने आई थी। इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया था और इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया है कि इस वक्त जिस तरीके से वादी पर कंट्रोल करने की कोशिश या जम्मू के अंदर बीजेपी की कोशिश है, पूरा कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी इल्तिजा मुफ्ती के मुताबिक नहीं कर सकती। इल्तिजा मुफ्ती का तवील इंटरव्यू जो है वो जनाब छपकर आया, चूंकि 5 अगस्त सामने है, जब 1 साल पूरा हो जाएगा उस कानून के इतलाक को जिसके तहत
रियासत यूटी बनी, 2 हिस्सों में बटी और उसके बाद बीजेपी एक तरफ से जश्न बना रही है और दूसरी तरफ से बयानात जो आ रहे हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों की तरफ से आ रहे हैं। एक चीज जो इसमें काफी इंपॉर्टेंट थी कि उनका मानना था कि जब उनकी वालिदा रिलीज होंगी तो उन्हें उम्मीद है कि वो खामोश उस तरीके से नहीं बैठेंगी जिस तरीके से दीगर लोग बैठे हैं। और उनका यह भी मानना है कि जिस तरीके से साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आवाज उठाई है, इसी तरीके की आवाज जम्मू कश्मीर को लेकर ममता बनर्जी ने उठाई और यही वजह कि दोनों कद्दावर नेताओं को कौम दुश्मन तस्वुर किया जाता है। उसके साथ साथ इसी इंटरव्यू के अंदर डोमिसाइल कानून पर भी उनसे पूछा गया था और उस पर उन्होंने कहा कि यह दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर जगराफियाई तब्दीली करने के लिए कानून लाया गया है और यही वजह है कि जगराफियाई तब्दीली के तहत 15 से 20 हजार लोगों को बैक वक्त डोमिसाइल उस वक्त दिए गए जब पेंडेमिक था, जब कोविड-19 था, लेकिन हुकूमत के इरादे उस वक्त साफ हुए जब ये तकसीम असनाद शुरू हुई। तो इस पर और भी हम गुफ्तगू जरूर करेंगे क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यौम तहसीस था और यौम तहसीस के मौके पर न तो जम्मू के अंदर कोई काबिल कदर फंक्शन देखने को मिली और ना ही श्रीनगर के अंदर कोई बड़ी तकरीब देखने को मिली, ना ही कोई इस तरीके का बयान सामने आया जिससे यह लगे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का काडर और वर्कर बेस जो है वो इंटैक्ट अभी भी है। जम्मू से जरूर और श्रीनगर से जरूर चंद लोग मिले थे पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर, लेकिन जो उम्मीद जम्मू से थी शायद वो वहां पर नजर नहीं आ रही है। सईद तजम्मुल हमारे साथ है, इसके साथ हम जरूर बात करेंगे और उसके बाद अपनी एक और खबर की भी और आएंगे। सईद रूफ फारूकी हमारे साथ है, इनके पास जरा चलते हैं और उसके साथ साथ तजम्मुल भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सईद बताइएगा किस तरीके से देख रहे हैं इल्तिजा मुफ्ती के इस बयान को जो आया है? देखिए गौर, जो इल्तिजा ने बयान दिया है ये पहले से ही उनका, जिस तरह पीडीपी हर बार बात कर रही है, चाहे आर्टिकल की एब्रिगेशन को लेकर या 35A के हवाले से या डोमिसाइल लॉ के हवाले से, तो बार बार पीडीपी यही कह रही है। और 5 अगस्त के हवाले से पीडीपी ने पहले कहा कि यह ब्लैक डे के तौर मनाया जाएगा। तो इल्तिजा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट है इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते ये नया कुछ है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद अगर उस इल्तिजा की ही बात करें तो बार बार इन्हीं चीजों को वो दोहरा रही है। और एक दो चीजें जो आपने बताई कि इसमें जिस तरह आज उन्होंने जिक्र किया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का दौर जो चला है 2002 से लेकर फिर 2005 तक जब उनकी सरकार रही, जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो अमन था, तो वाकई में तब्दीली उस दौर में देखने को मिली थी जहां पे मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर बने थे। और मगर जिस तरह आपने यौम तासीस के हवाले से बात की, जो उम्मीद थी, अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करें तो लीडरशिप जहां पे जो घरों में है उनको नजरबंदी रखा गया है, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, मगर सारी उम्मीदें अब जो फोकस था वो जम्मू पर था, क्योंकि जम्मू की लीडरशिप उनकी जो है वो खुली है, वो हाउस अरेस्ट नहीं है, ना कोई बंद है, उसके बावजूद भी 30-40 लेकिन सईद ये भी देखिएगा नजरबंद है वो, लेकिन बोलने पर किसी को पाबंदी नहीं है। एक साबिक वजीर साहब एक कौमी रोजनामे के साथ बात कर सकते हैं, तो पार्टी काडर से क्यों नहीं बात कर सकते और किन्होंने रोका पार्टी काडर से उन्हें बात करने के लिए? ये भी तो बड़ा ये सवाल बार बार आ रहा है। ये सवाल लोग भी कर रहे हैं, ये सवाल जर्नलिस्ट भी हर एक कर रहा है कि अगर वो घरों में नजरबंद है तो बात करने पे पाबंदी नहीं। जैसे इल्तिजा ने जिक्र किया कि उनकी मां पे पाबंदी है कि वो बोल नहीं सकती है, मगर जो भी बाकी लीडरशिप है वो तो बोल सकती है, जो उनके यहाँ घरों में बैठे हैं या जिनको नजरबंद रखा गया है। यही है कि 5 अगस्त के बाद जो भी सेकंड लाइन लीडरशिप पीडीपी की थी, महबूबा मुफ्ती के बाद जो भी सीनियर लीडर अब वहां पे बचे हैं, जितने भी हैं, उन्होंने मुंह आज तक नहीं खोला है। ये एक सवाल है, क्या उन पे कोई दबाव है, क्या वो दबाव की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये लोग नहीं बोल पा रहे? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शायद ये सवाल जो पीडीपी की लीडरशिप है महबूबा मुफ्ती तक भी पहुंचा होगा कि क्यों आपकी बाकी सेकंड लाइन लीडरशिप बात नहीं कर रही है। क्योंकि कई बार हमने भी कोशिश की थी इनके साथ बात करने की आर्टिकल के हवाले से इस मुद्दे को लेकर, मगर इन्होंने हमारे साथ भी बात, अब जो थर्ड लीडरशिप इनकी है जिसमें 2-3 लोग हैं वही मीडिया के सामने आते हैं, वही बात करते हैं। सेकंड लीडरशिप का सीनियर लीडर्स जो कैबिनेट में एक अच्छे पोर्टफोलियो पे रहे हैं, जिन्होंने अच्छा खासा पोर्टफोलियो जिनको दिया गया और जिनका ऊंचा कद भी बताया जा रहा था जब हुकूमत थी, इनका बड़ा ऊंचा कद है, वो क्यों नहीं बोल पा रहे? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए सईद आप बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकने, ब्रेक के उस पर आएंगे तो बात 370 की भी करेंगे, बात स्पेशल स्टेटस की भी करेंगे और बात स्टेटहुड की भी करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर के साथ माजी के अंदर जुड़ी हुई थी और अब नया नाम जो है वो स्टेटहुड का सामने आ रहा है। स्टेटहुड का नारा जो है वो बीजेपी के खीमे